कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता। अरे एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता, आप सबका दोस्त, आप सबका एजुकेटर। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल, आप सबके यूट्यूब चैनल एग्जाम श्री द वे ऑफ लर्निंग पर। तो दोस्तों, अभी पिछले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन और उनके मुख्यालय और कब उनकी स्थापना हुई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पढ़ा। और जो कुछ उनके इम्पोर्टेंट अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने कंप्लीट किया। ये जो एपिसोड है, नया जो वीडियो ये आपके सामने आज आ रहा है, ये है इतिहास में जो भी ईयर से रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित। और उसमें पहला मैं कवर कर रहा हूँ आपका प्राचीन इतिहास और उससे संबंधित कुछ रोचक तथ्य जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आपने तबीयत से एक पत्थर उछाला तो आसमान में भी छेद हो जाएगा। तो अगर तबीयत से आप लोग नोट्स बनाए और पढ़े पूरे मेहनत के साथ, तो आपका जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं निकल सकता है। तो आज हम शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, ईयर से रिलेटेड प्रश्न और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला जो मेरा है हेडिंग जो है वो पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से। और अंतिम में सबसे लास्ट में हम चले जाएंगे खतौली के युद्ध तक। कहाँ तक? खतौली के युद्ध तक, चंदावर के युद्ध तक, वहां तक हम खत्म करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मेनली केवल दो सन याद करने हैं, एक 1921 और एक 1922। 21 क्या था, 22 क्या था? 21 क्या था, 22 क्या था? 21 में हड़प्पा नामक स्थान का खोज किया किसने? दयाराम साहनी ने। और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। और 1922 में क्या हुआ? मोहनजोदड़ो की खोज की किसने? राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी। इसका और क्या नाम है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। बस आपको केवल और केवल दो ईस्वी इसमें याद करना, 1921 और 1922। अब इसमें कुछ और तथ्य, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी और ये सारे, लोथल, ये सारे के सारे शहर जो थे ये यहाँ हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते थे। अब इसमें आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता था, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो मोहनजोदड़ो से जो आपको मिला वो मिला मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार यहाँ से मिला आपको मोहनजोदड़ो से। कालीबंगन से क्या मिला? जुते हुए खेत और ईंटों के साक्ष्य मिले। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। यहां से आपको सिंधु घाटी सभ्यता से इतनी चीजें मिली। और भी चीजें पूछी जाती हैं, बट अभी मेरा फोकस केवल ईयर पे है और उससे संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें। अगला आ जाता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक काल। वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता कब से चली थी? 2500 बीसी से 1500 बीसी तक। और ये कहां तक चली थी? 1500 बीसी से 600 बीसी तक। बस इतना इसमें ध्यान देना, और इसमें कोई चीज नहीं है। इसको दो भागों में बांट दिया गया था, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल।
उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल कहाँ से था? 1500 से 1000 BC और 1000 से 600 ईसा BC तक उत्तर वैदिक काल था। बस इसमें से इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल खत्म हुआ। इससे ज़्यादा आपसे सवाल इसमें नहीं पूछे जाएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इस स्लाइड में आपने सिंधु पढ़ा और वैदिक काल पढ़ा। इसके बाद शुरू होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें आपको मेनली जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म पढ़ना है। तो जैन धर्म में 2 सन आपको याद होना चाहिए, 540 BC मतलब 540 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म में 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व। इस्लाम धर्म में 570 ईसा पूर्व और 632 ईसा पूर्व। यही आपको याद रखना है। ये क्या क्या है? 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। महावीर स्वामी का जन्म हुआ और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। तो यही आपसे पूछा जाएगा महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो आप बताएंगे 540 BC और मृत्यु कब हुई थी? 468 BC। बौद्ध धर्म में आपसे पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आप बोलेंगे 563 BC और मृत्यु कब हुई? 483 BC। यहाँ पे पैदा हुए इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब, इनका जन्म हुआ और यहाँ पे मृत्यु हो गई। अब इनसे रिलेटेड कुछ बातें पढ़ लेते हैं। महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो पहले कौन थे? ऋषभदेव। पहले कौन थे? ऋषभदेव। दूसरी बात, इनका जन्म हुआ कहाँ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में। पिता थे, इनके पिता क्या थे? सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के। और माता त्रिशला। माता कौन थी? त्रिशला। बिटिया इनकी कौन थी? पत्नी यशोदा और बिटिया अन्नोज्जा प्रियदर्शनी। अन्नोज्जा प्रियदर्शनी। इतनी बातें आपको इनके बारे में जाननी है। बौद्ध धर्म में आते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सब जानते हैं, लुम्बिनी में। और मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? कौन बताएगा? नहीं, मैं आपको इसका देता हूँ, लुम्बिनी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी ये आप बताएंगे। और इनके आगे मैं पूछता हूँ और क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा। हाँ, इनकी भी मृत्यु आप बताएंगे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? दोनों आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे चलिए। इनके जन्म को क्या बोला गया? निर्वाण। क्या बोला गया? निर्वाण। और जब घर से निकले तो गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई कहाँ में? बोध गया। कहाँ मिली? बोध गया, बिहार में। बिहार में। और जब इनको मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु हुई, तो उसको बोला गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, आपको इनको बताना पड़ेगा। पहला उपदेश इन्होंने जो दिया वो सारनाथ में दिया और इसको क्या नाम दिया गया? धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। इतनी बातें इनके बारे में आप जानिए। और भी बातें हैं, आप जानते रहिएगा। इसमें 4 संगीतियां हुई थी। बौद्धों की 4 संगीतियां हुई थी। एक हुई थी 483 BC में, एक हुई थी 383 BC में, और एक हुआ था 255 BC में, और सबसे लास्ट वाला हुआ था प्रथम ईस्वी में। कब हुआ था? प्रथम ईस्वी में। इतनी संगीतियां हुई थी।
अब आप इनके कमेंट बॉक्स में अध्यक्ष, राजा कौन था और जगह, चारों के आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अध्यक्ष, राजा और जगह, कहाँ कहाँ हुआ था चारों संगीतियाँ। इस्लाम धर्म में मैंने बताया 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, 632 ईस्वी में ये मर गए। पैदा हुए थे मक्का में और इनको दफनाया गया मदीना में। मक्का से मदीना तक की जो इन्होंने यात्रा की थी उसी को बोलते हैं हिजरी संवत। क्या बोलते हैं? हिजरी संवत, इसी को बोलते हैं हिजरी संवत। बस इनसे इतनी ही चीज़ें आपको जाननी है। एक चीज़ और जान लीजिए, इनके मोहम्मद साहब थे, इनके जो उत्तराधिकारी हुए उनको क्या बोला जाता था? खलीफा। क्या बोला जाता था? खलीफा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिएगा। अब इस स्लाइड पे देखिए आप लोग, 356 BC, 326 BC, 261 BC, 1750 AD मतलब ईस्वी, 58 BC, 78 AD, 319 से 320 ईस्वी, 1191, 1192 और 1194। ये तो आपको एकदम से जुबान पे रटा होगा, 1191, 1192 और 1194। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या है। 356 BC जो था ये था सिकंदर का जन्म हुआ 356 BC में, और ये भारत विजय पे निकला 326 BC में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत विजय सिकंदर ने कब स्टार्ट किया था? तो 326। अब इससे संबंधित कुछ बातें जान लीजिए। इसका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। इसने ये एक युद्ध लड़ा था। कहाँ लड़ा था? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर लड़ा था। किससे? पोरस से, पोरस के राजा से, पोरस के राजा से, पोरस से लड़ा था, पंजाब के राजा पोरस से। इसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखेंगे। और झेलम नदी का एक और नाम क्या है उसका भी आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये हुआ, इतनी बातें हुई सिकंदर के नाम से। अच्छा, जब ये भारत विजय पे निकला तो एक नदी पड़ी रास्ते में जिसको बोलते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी पर युद्ध करते करते इसके सैनिक इतने थक गए थे कि उसको पार करने से मना कर दिया और यहीं से सिकंदर वापस लौट गया। तो वापस लौटा कहाँ से? ब्यास नदी से। झेलम पे युद्ध किया, सेल्यूकस निकेटर इसका सेनापति था, और ब्यास नदी से इन्होंने वापसी का रास्ता ले लिया। इसके बाद आता है मगध राज्य का उत्कर्ष होता है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य से तो ईस्वी से संबंधित प्रश्न नहीं आता है। उनके टाइम पे मेगास्थनीज आए थे, उससे सवाल पूछे जाते हैं, और सेल्यूकस निकेटर को उसने हराया था, ये भी एक प्रश्न है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, क्योंकि पुस्तक से प्रश्न आ रहे हैं, उसको लिखिएगा। फिर आता है 261 BC। ये संबंधित है अशोक से। किससे? अशोक से। अशोक के कलिंग विजय से। इसने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 BC में। 269 BC में ये राजा बना और उसके 8 साल बाद इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया 261 BC में। उसमें इतना ज़्यादा क्षति हुई, इतने ज़्यादा सेना मर गए कि इसे बहुत आत्मग्लानि हुई और यह आध्यात्मिक बन गया, मार काट से दूर एकदम से। इसीलिए कलिंग का युद्ध प्रसिद्ध है। तो कलिंग के युद्ध में ये मार काट हुई थी। तो यही है 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। अब देखिए इससे संबंधित और कुछ बातें। अशोक का कलिंग युद्ध हुआ, इसमें इसने क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था युद्ध से। अगला पढ़िए 1750 AD। अभी इसको भी बताने के बाद दोनों मिला के बता। 1750 AD में क्या था? एक पाद्रेटी पैंथेलर नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने इनके शिलालेखों को पढ़ना चालू किया। जब ये कलिंग के युद्ध में पूरी तरह से अपने आप में मानसिक रूप से जब हताहत हुआ
तो उसने शिलालेखों और स्तंभ लेखों के जरिए अपने बारे में बताना शुरू करवाया। तो सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन किसने किया? अशोक ने किया। कितने शिलालेख थे? 14 शिलालेख थे, 7 स्तंभ लेख थे। मेनली 2 भाषा में लिखा गया था। कौन कौन सा? ब्राह्मी और खरोष्ठी। कौन कौन सा? ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा में लिखा गया था। तो इन्हीं शिलालेखों को सबसे पहले जो खोजा था वो 1750 एडी में पाटेद्री पैंथेलर ने खोजा था। किसने? पाटेद्री पैंथेलर ने खोजा था 1750 ईस्वी में। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब बात आती है 58 बीसी की। 58 बीसी में क्या है? ये विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। किसके? विक्रम संवत। और 78 एडी ये है शक संवत। शक संवत। और 320 में कौन सा संवत आता है? गुप्त संवत। तो ये तीनों का क्रम आपसे पूछ सकते हैं। 58 बीसी में विक्रम संवत, 78 में शक संवत और 319 से 320 बीसी में गुप्त संवत की स्थापना हुई थी। अब इनसे रिलेटेड कुछ तथ्य जानते हैं। शक संवत की, ये विक्रम संवत की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी? एक्चुअली क्या था कि शकों के किसी राजा को एक अन्य राजा ने हराया और उसने अपना नाम विक्रमादित्य रख लिया, और विक्रमादित्य रख के उन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की। फिर से सुनिएगा, शकों को एक मामूली से राजा ने हराया और उसने अपना नाम विक्रमादित्य रखा और उसने फिर क्या किया? विक्रम संवत की स्थापना की। कब? 58 ईसा पूर्व में, और उसको विक्रम संवत नाम दिया। तभी से ये विक्रमादित्य वाला क्रम चलने लगा और अब तक 14 विक्रमादित्य हो चुके हैं। कितने? 14 विक्रमादित्य हो चुके हैं। आगे फिर 78 एडी में कनिष्क आए। कौन आए? कनिष्क। इन्होंने शक संवत की स्थापना की, और शक संवत की खासियत यह है कि इसी का यूज हमारी भारतीय सरकार करती है। फिर गुप्त संवत में आए चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आए? चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने गुप्त संवत की स्थापना की 320 ईस्वी में। तो आपको यहां तक समझ में आया। इसका क्रम आपसे पूछा जाएगा कि 58 विक्रम संवत, शक संवत और गुप्त संवत में कौन पहले आया, कौन बाद में आया और कौन सबसे लास्ट में आया। अब बात करते हैं 1191, 1192 और 1194 का। तो आप जानते हैं ये तराइन का प्रथम युद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध, ये द्वितीय है, और ये चंदावर का युद्ध है। किसका? चंदावर का युद्ध है। 3 युद्ध आपने नाम सुना होगा। तो चलिए फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता, कौन हारा, द्वितीय में कौन, और चंदावर में कौन हारा, कौन जीता। लिखिए जरा। चलिए मैं बताता हूं। एक्चुअली 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज जीत गए और मोहम्मद गोरी हार गए। फिर द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें भी सेम ही चीज थे। चौहान जी थे और गोरी था। अब की बार चौहान जी हारे और गोरी जीता। फिर गोरी यहीं पे नहीं रुका। 1 साल के बाद 94 में इसने फिर से युद्ध किया जयचंद से। किससे? जयचंद से। और जयचंद से युद्ध किया जब गोरी, तो यहाँ पे फिर जयचंद हारे और गोरी जीता। अब इनका जरा मेल समझिएगा क्यों था। एक्चुअली हुआ यूं कि जयचंद जो थे, इनकी एक बिटिया थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता को पृथ्वीराज ने उठा लिया। उठा लिया बोले तो अगवा करके ले आए शादी वादी करवाने के लिए किसी से। तो जब इनको ये उठा लाए पृथ्वीराज, जयचंद की बिटिया को, संयोगिता को, तो जयचंद को बहुत बुरा लगा और उसने क्या किया, मोहम्मद गोरी को न्योता दिया कि भाई तुम आओ और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम पृथ्वीराज को हराओ, मैं नहीं हरा पा रहा हूँ। तो मोहम्मद गोरी आया और पृथ्वीराज से लड़ा 1191 में, जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, लेकिन मोहम्मद गोरी हार गया। फिर दोबारा उसने आक्रमण किया, अब की बार ये जीत गया।
तो वो कहते नहीं हैं कि शेर के मुंह में खून लग जाना, तो वही हाल हुआ। जब ये मोहम्मद गोरी चौहान जी को हराया, फिर सोचा क्यों ना इसके राज को भी हथिया लिया जाए। तो उसने तुरंत 1 साल बाद चंदावर के युद्ध में जयचंद पर आक्रमण किया, चंदावर में, और उसने जयचंद को हरा के जीत लिया। तो इसी तब से ये मुहावरा बन गया है कि क्या आप जयचंद तो नहीं है। जयचंद बोले तो चुगलखोर, हिंदी में पूछा जाता है कि यहाँ भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद का मतलब वहाँ क्या हो जाता है, चुगलखोर। क्या हो जाता है, चुगलखोर हो जाता है। तो 1191, 1192, 1194 समझा। अब एक और युद्ध होता है 1518 में। किसमें, 1518 में, जिसका नाम है खतौली का युद्ध। क्या है, खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली का युद्ध लड़ा गया। बस यहीं तक ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। ईयर से रिलेटेड जितने भी प्राचीन भारत में क्वेश्चन बन रहे थे हमने आपको बताया। अगर कुछ छूटा होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर से अगले वीडियो में उसका डिस्कशन हम कर लेंगे। तो इसको आप पूरी तरह से तैयार कीजिए। सन से संबंधित कोई भी प्रश्न प्राचीन इतिहास में से इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में शर्माइएगा मत, शेयर करके लोगों को और बताइएगा, वो भी फ़ायदा लें। और मुझे भी कुछ अच्छा लगे, जब आप लाइक करते हैं तो मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।